हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मशीन केवीएस। शुरू करेंगे फाइबर्स रेशो का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट में हमने जो डिस्कस किया है कि पादप यानी कि जो आपके प्लांट रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनसे कौन कौन से फाइबर्स हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने एनिमल का देखा था कि यानी एनिमल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अब हम जो समझने वाले हैं, हम जो जानने वाले हैं, वो हमारा होगा कि अब जो हम एनिमल से फाइबर पाते हैं उसको किस स्टेप में हम उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने का क्या क्या स्टेप्स हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्यों आखिर जो है ये चीज़ें खतरनाक होती चली जा रही है। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सेकंड सेकंड हमारा एनिमल फाइबर है जिसको हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और कैसे उसको जो है निकाला जा रहा है। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। अब तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट के साथ। सबसे पहली बात की गेटिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि रेशो को, जो रेशे जो है यानी रेशे जो है उनसे जब ऊन प्राप्त करना है, अब रेशो से ऊन प्राप्त करना जा रहा है तो अब कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि जो रेशे हैं उसको हमने क्या किया है, किससे, एनिमल से निकाला। एनिमल यानी कि जानवरों से निकाला। अब जानवरों से उसको प्राप्त कर लिया है, बट उसको अब ऊन में कैसे बनाएंगे, उसको ऊन में परिवर्तित कैसे करेंगे। अब रेशे कैसे प्राप्त किए हमने, ये हमने सीख चुके हैं पार्ट पार्ट 1 में। अब बात करेंगे सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा। सबसे पहले होता है बालों की कटाई, यानी कि शीयरिंग होता है। यानी कि जो भेड़ बकरी है, जानवर कोई सा भी आपका जिसके आप बाल रेशों के रूप में प्रयोग करने वाले हो, उसकी बालों की कटाई होती है। ट्रिमर से उसको बालों की कटाई होती है, शेयरिंग होता है सबसे पहला स्टेप। उसके बाद जो होता है सफाई और धुलाई होती है, यानी कि स्कोरिंग और वॉशिंग होता है। यानी कि जो बाल होते हैं उसको अच्छे से जो है धुला जाता है रगड़ रगड़ के, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, उसको अच्छे से जो है साफ करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, आफ्टर गोज थ्रू रोलर एंड ड्रायर, यानी कि सफाई का ही ये पार्ट होता है जिसके बाद रोलर और ड्रायर से उसको गुजारा जाता है, उन छोटे छोटे फर्श को, रेशों को, और उनको जो है क्लीन करके सुखाया जाता है। अब क्लीन करके रोलर से, ड्रायर से सुखाया जाता है। बट इतना ही नहीं होता, उसके बाद भी छटाई होती है। अब छटाई क्या होती है, यानी कि जो रेशे होते हैं हमारे, अलग अलग प्रकार के रेशे होते हैं। कुछ हमारे रेशे होते हैं जैसे आप देख सकते हैं मुलायम है, जो बिल्कुल स्किन के पास होते हैं एनिमल की, वो बहुत मुलायम होते हैं। जो थोड़े दूर होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, उनको अलग किया जाता है। यानी कि जो अच्छे वाले रेशे होते हैं उनको अलग करना होता है, जो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसको अलग करते हैं। इसको छटाई कहते हैं, शॉर्टिंग कहते हैं इसको। छोटे छोटे कोमल और फूले हुए जो हमारे रेशे होते हैं उसको बर कहते हैं। क्या कहते हैं, बर कहते हैं। ध्यान रखना, स्वेलन सेज। अब बर क्या है, आपने देखा होगा स्वेटर पे जो है ठंड में थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ना एक फूले फूले से एक बर चिपक जाते हैं। बर मतलब छोटे छोटे फूले से रेशे चिपक जाते हैं, उसी को बर कहते हैं। तो छोटे कोमल फूले हुए जो रेशे होते हैं उसको क्या कहते हैं, बर कहते हैं। ध्यान रखना। तो अब छटाई हो गई है। छटाई होने के बाद रेशों की धुलाई होती है, यानी कि दोबारा से धुलना होता है इसको। यानी कि हमने जो अब मुलायम बाल अलग कर लिए हैं, मेन जो हमारे बहुत स्वस्थ और बहुत ज़्यादा जो है, एक क्या कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हमारा जो एक पार्ट है रेशों का, उसको हमने अलग कर लिया है। अब उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, वॉश करते हैं और ड्राई करते हैं, दोबारा से उसको धुल के सुखाते हैं। अगला हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होता है कि हम रंगाई करते हैं, यानी डाइंग करेंगे। अब उसको हम अलग अलग रंग देते हैं, कोई लाल तो कोई काला तो कोई पीला। यानी कि जिस भी रंग का उसको थ्रेड बनाना है, वूल बनाना है, उसको रंग के हम डाई कर देते हैं उसको। ठीक है, अब देख सकते हैं मशीन में कैसे डाई हो रहा है ये रेड में। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग करेंगे। अब स्ट्रेटनिंग क्या है, हमने रंगाई तो कर लिया, अब उसको सीधा भी करना होगा ताकि वो एक फाइबर के रूप में, यानी कि अब फाइबर से वो क्या बन रहा है, थ्रेड बन गया, वूल बन गया। अब वूल फाइबर बन रहा है तो उसको सीधा होना जरूरी है ताकि वो अच्छे से बिनाई करा जा सके। अब बिनाई करा जा सके यानी नेटिंग हो सकता है या वीविंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उससे, बट स्ट्रेटनिंग के बाद होगा। तो ये आपका देख सकते हैं स्ट्रेटनिंग कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट, हमारा जो होता है वो होता है हमारा बुनाई करना, निटिंग करना। अब निटिंग या तो हैंड से हो सकता है, जिसको हम हैंड कह सकते हैं ना, ह्यूमन मेड हो सकता है, तो मशीन से हो सकता है। दोनों तरीके से ही निटिंग यानी बुनाई होती है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये स्ट्रेटनिंग के बाद ही हो सकता है, क्योंकि तब रेशे जो है एकदम सटीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और उनको बुनाई करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये दोनों आप मेथड देख सकते हैं, एक मशीन से है और एक ट्रेडिशनल हमारा हाथों से है। अब बात करेंगे कि इन सभी चीज़ों में, यानी कि जब वूल निकाला जा रहा है उस समय एक सबसे बड़ी जो है डिसीज जो है, बिजनेस बिजनेस क्राइस बन के आया है, जो व्यवसायिक संकट जिसको कहा जाता है, वो क्या है, वो ये है कि जब भी ये कोई काम करता है, यानी कि जो एनिमल के फर निकालता है उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कौन से हैं, जिसका नाम है एंथ्रेस। एंथ्रेस नाम का बैक्टीरिया होता है, छोटा सा बैक्टीरिया,
जो कि इंसान को इतना ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिससे उसको शॉर्टेज डिसीज हो सकती है। अब शॉर्टेज डिसीज क्या होती है? शॉर्टेज डिसीज बहुत ज़्यादा जो है खतरनाक एंथ्रेस नामक जीवाणु से होती है। अब एंथ्रेस नामक जीवाणु से अगर हो गई है तो बीच में जो है एक होल सा बन जाता है और धीरे धीरे जो है वो स्किन वहाँ की एकदम काली पड़ जाती है। बेसिकली ये ब्लड रिलेटेड एक डिसीज है, और ब्लड रिलेटेड डिसीज जो होती है वो जो ठीक नहीं हो पाती है और उसमें इंसान की मृत्यु तक भी होती है। तो ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें लोग डरते हैं, फिर इससे इसको करते नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसमें ग्लव्स नहीं पहन पाते, क्योंकि इतना है नहीं कोई सिक्योरिटी करने के लिए कि ग्लव्स पहन के कर रहा है, मास्क लगा के कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। सब अपने बिजनेस में फोकस करते हैं, उनको खाली फर से मतलब होता है। तो जो छोटे लेवल पे इसका उद्योग करते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होती, और जब इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, एंथ्रेस नामक जीवाणु उनके जो शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उनको ब्लड डिसीज हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि एंथ्रेस नामक जीवाणु से होने वाली डिसीज का नाम क्या है, तो शॉर्टर्स डिसीज है। अब ये पूछे कि कौन सी टाइप की डिसीज है, तो ये ब्लड डिसीज है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सिल्क की, रेशम की। हमने एक देखा है ऊन। अब वूल जो है हमें वो एनिमल से, भेड़ से, बकरी से, सबसे प्राप्त हो रहा है। बट सिल्क जो है हमें वो एक प्रकार के कीड़ों से प्राप्त होता है। ये केवल एक ही नहीं है, अलग अलग है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये केवल रेशम ही है, कि रेशम एक कैटेगरी है, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो है कीटों से पाए जाते हैं। जैसे देखेंगे कि रेशम की जो बेसिकली अगर बात करा जाए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो चाइना में इसकी हुई। अब इसके पीछे जो किदवंती है, यानी कि जो इसकी एक एंशिएंट स्टोरी वो आपने सुनी होगी, कि वो कैसे राजा की चाय में एक जो है सफ़ेद कलर का गिर जाता है, और वो क्योंकि गर्म चाय होती है तो थोड़ा बिखर जाता है, अब स्कैटर हो जाता है, तो इसलिए वो रेशम जो खुल जाता है। तो उसी से जो है राजा को ध्यान आता है कि ये तो कुछ अलग सा रेशम है। उसके बाद यहाँ पर जो है चाइना में रेशम जो उद्योग है उसकी शुरुआत हो जाती है। और जिस रास्ते से रेशम को लेके पूरे दुनिया में फैलाया गया सीक्रेट उसका, उसी को ही सिल्क रूट कहा जाता है। वो आपने देखा भी होगा आपने मैप में कई बार। तो वही सिल्क रूट है और उसी को रेशम कहा जाता है। तो बेसिकली रेशम का जो है चाइना में उद्योग शुरू हुआ था। रेशम कीट को पालना रेशम पालना या सेरीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क की अगर कोई खेती करता है, यानी कि रेशम की कोई खेती करता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। अगली चीज हमारी क्या है कि रेशम कीट द्वारा स्रावित तार प्रोटीन का होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है, कीट होता है, वो अपने द्वारा जो एक स्रावित लार होती है वो किसकी बनी होती है? बेसिकली वो प्रोटीन की बनी होती है। तो आप देख भी सकते हैं इस साइकिल जो होता है वो कैसे चलता है। सबसे पहले क्या होता है, जो एग्स होते हैं, मलबरी यानी कि सहतूत का जो पत्ती होती है, जो पान की तरह दिखता है लगभग, तो उसी के ऊपर पहले छोटे छोटे अंडे होते हैं, वो फूटते हैं। उसके बाद जो है कैटरपिलर बनता है, जिसको सिल्कवॉर्म कहते हैं। उसके बाद ये कुकून बनता है, ठीक है। उसके बाद कुकून के बाद ये देखेंगे अब थोड़ा बड़ा हो गया, डेवलप हो गया है। डेवलप होने के बाद ये एक बटरफ्लाई यानी कि एक फीमेल मौत के रूप में बन गया है, ठीक है। इसका साइकिल ऐसे चलता है बेसिकली। बट ये जो है इसका एक तरीके से देखेंगे तो आप कम, कोई बोलता है इसका कि जब इसको चरणों में देखा जाता है तो कोई 4 बोलता है, तो कोई 5 बोलता है। बेसिकली आपको 4 चरणों पे या 5 चरणों पे नहीं जाना है। आपको बेसिकली याद के रखना है कि ये मलबरी यानी कि मलबरी जो सिल्क है, मलबरी सिल्क को एक मलबरी नाम का कीड़ा, यानी कि कौन सा नाम का कीड़ा? मलबरी नाम का, जो कि मलबरी के पत्तियों पे रहता है, यानी कि शहतूत की पत्तियों पे ही रहता है, वही कीड़ा करता है। देख सकते हैं आप कैसे होता है ये छोटे छोटे जो कुकून देख रहे हैं आप, ये प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। अब रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट का पालन करने के लिए और कैसे किया जाता है, उसमें कुछ बातें होती हैं। जैसे लार्वे को शहतूत के नई पत्तियों के साथ एक बांस के स्ट्रॉ में रखा जाता है। क्या कर देते हैं, एक नया बांस होता है साफ सुथरा, उसके अंदर शहतूत की कुछ पत्तियां रख देते हैं, और जो जो भी प्रकार का आपको सिल्क चाहिए होता है वो प्रकार का कीड़ा या सिल्क का आप यूँ कहें कि उसका छोटा सा जो वॉर्म होता है वो रख देते हैं वहाँ पर। वो धीरे धीरे क्या करता है, पत्तियां खाता है। पत्तियां खाने के बाद एक प्रोटीन निकालता है और अपने आसपास जाल की तरफ बुन लेता है। और बुनने के बाद देखेंगे आप इस तरीके से अंदर वो कैद कर लेता है अपने आप को। और इसके अंदर जो आपका कीड़ा इस वक्त होता है, यानी कुकून के अंदर, कुकून बिनने के बाद उस समय जो अंदर एक छोटा सा मेहमान बैठा होता है, उसको हम क्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपा कहते हैं, ध्यान रखना। तो अब ये प्यूपा कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये इसने क्या कर रखा, अपने आप को चारों तरफ से एक सिल्क वॉर्म से यानी कि प्रोटीन के एक छोटे से तार से लपेट लिया है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला क्या है कि शहतूत पर जब नई पत्तियां आने वाली होती हैं तभी ये काम करना उचित होता है। यानी कि ये सिल्क वॉर्म, यानी ये कहें कि खेती जो होती है सेरीकल्चर, कब की जाती है? शहतूत वाली स्पेशली, जब शहतूत के पेड़ पर नई पत्तियां आती है, क्योंकि नई पत्तियां ही बहुत खाते हैं, और जब नई पत्तियां खाते हैं तभी ये अपने जो है
मुंह से प्रोटीन निकाल पाते हैं, छोटा सा तार रूपी प्रोटीन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे ये हमारा छोटा सा कीट है कैसे आसपास जाल बन रहा है, और यही जाल बनने के बाद कुकून बन जाता है। कुकून बनने के बाद कि कुछ समय बाद जब ये कुकून से निकलता है, निकलने के बाद यही बटरफ्लाई बन जाता है। आप देख सकते हैं कैसे ये किस तरीके से इसने अपना जाल बुन रखा है। ठीक है, तो रेशम की जो कीट होती है, रेशम कीट क्या करते हैं, 20 से 25 दिन तक जो पत्तियां होते हैं जहां पर रहते हैं वो उसको खाते हैं। खाने के बाद जब वो पूरा खा लेते हैं, अच्छे से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, और 20 से 30, यूं कहें कि 25 से 30 दिन के बाद वो बेसिकली खाना छोड़ देते हैं, और खाने के बाद वो कुकून का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट सिल्क। अब देखो, मैंने पहले बताया कि सिल्क भी एक प्रकार का नहीं है। मलबरी सिल्क कौन सा है, जो मलबरी के पत्तियों को खाने से निकल रहा है, और इसका भी कीड़ा देख सकते हैं किस तरीके का डिफरेंट है। एरी सिल्क, जो एरी नाम का एक छोटा सा इंसेक्ट है। उसके बाद टसर सिल्क है। अब टसर जो है भागलपुर का, बहुत टसर सिल्क बहुत बहुत फेमस है भागलपुर का। तो ये टसर नामक देख सकते हैं कैसा ये एक छोटा सा कीड़ा है। उसके बाद मूगा सिल्क। मूगा कहाँ पर फेमस है, मूगा देखें नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है, साउथ में बहुत फेमस है। तो मूगा भी देखेंगे, कीट अलग अलग है, देखेंगे आप कीट कैसे अलग अलग है। ठीक है, तो यही है हमारे जो डिफरेंट टाइप के दिखते हैं, और सबके सब बटरफ्लाई जैसे ही लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ है मलबरी, एरी, टसर, मूगा सिल्क, जो अलग अलग प्रकार के रेशम है। आई होप आपको समझ में आया हो और मज़ा भी आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आप मिशन केवीएस।